गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिलेजिनेला के स्त्री युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन सिलेजिनेला। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेजिनेला की गुरु बीजाणु या मेगास्पोर की स्ट्रक्चर। सिलेजिनेला का जो गुरु बीजाणु होता है, यहाँ देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिलेजिनेला की गुरु बीजाणु या मेगास्पोर की स्ट्रक्चर है। सिलेजिनेला का गुरु बीजाणु चतुष्फलकीय आकृति का होता है और इसका जो व्यास है वो 1 से 5 mm का होता है। गुरु बीजाणु की भित्ति साधारणतया 3 स्तरों की बनी हुई होती है। सबसे बाहर वाला स्तर या सबसे बाहर वाली जो परत है वो एक्जोस्पोर बाह्य चोल कहलाती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे बाह्य परत बाह्य चोल या एक्जोस्पोर। बीच वाली जो परत है वो मीजोस्पोर और सबसे अंदर वाली परत एंडोस्पोर कहलाती है। इस प्रकार सिलेजिनेला की भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। प्रत्येक गुरु बीजाणु में एक अगुणित केंद्रक होता है। यहाँ देखिए, ये अगुणित केंद्रक तथा संचित खाद्य पदार्थ युक्त कणिकामय कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें संचित खाद्य पदार्थ वशीय और नाइट्रोजनी पदार्थ युक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु है, उससे किस प्रकार स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास होता है। गुरु बीजाणु का अंकुरण गुरु बीजाणु धानी में ही स्टार्ट हो जाता है। पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि सिलेजिनेला का भी जो बीजाणुद्भिद पादप शरीर होता है उसमें गुरु बीजाणु धानियाँ बनती है और प्रत्येक गुरु बीजाणु धानी में 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और ये गुरु बीजाणु अंकुरित होकर स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। तो जब गुरु बीजाणु धानी के अंदर रहता है, उसी टाइम पे ही इसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। विभिन्न जातियों में गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु का जो विमोचन है वो अलग अलग अवस्थाओं में होता है। जैसे यदि अपन बात करें सिलेजिनेला क्रोशियाना की, तो इस जाति में जब स्त्री युग्मकोद्भिद में प्रथम स्त्री धानी बन जाती है, उसके पश्चात गुरु बीजाणु या स्त्री युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी से मुक्त होता है। जबकि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस व सिलेजिनेला एपस नामक जातियां हैं, उनमें गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद बन जाता है, उसके ऊपर स्त्री धानियाँ भी बन जाती है, उसमें निषेचन भी हो जाता है। उसके पश्चात जब भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं चल रही होती है, उस टाइम पे वो गुरु बीजाणु धानी से मुक्त होता है। इसके विपरीत सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा और सिलेजिनेला हेल्वेटिका जो जातियां हैं, उनमें गुरु बीजाणु स्त्री धानी के परिवर्धन गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद में जब परिवर्तन होता है, वो गुरु बीजाणु के गुरु बीजाणु धानी से मुक्त होने के पश्चात ही प्रारंभ होता है। एक बार फिर से लास्ट बार रिपीट कर देती हूँ कि सिलेजिनेला की 2 जातियाँ सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा और सिलेजिनेला हेल्वेटिका जो है, उनमें गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास तभी प्रारंभ होता है जब वो गुरु बीजाणु धानी से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, जब गुरु बीजाणु का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय गुरु बीजाणु में एक अगुणित केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो एंडोस्पोर के भीतर एक पतली परत के रूप में उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि गुरु बीजाणु जो है उसकी भित्ति 3 परतों की बनी हुई होती है, जिसमें बाहर वाला एक्जोस्पोर, बीच वाला मेजोस्पोर, अंदर वाला एंडोस्पोर, और इसके अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक पाया जाता है। तो ये देखिए अगुणित केंद्रक और ये कोशिका द्रव्य, और अंदर की तरफ एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जो वैक्यूल लिखा हुआ है वो पूरी अंदर की तरफ रिक्तिका है
और रिक्तिका के चारों ओर ये कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। अंकुरण के समय जो एक्सोस्पोर है उसकी वृद्धि मीजोस्पोर की तुलना में अधिक तीव्रता से होती है। अंकुरण के समय एक्सोस्पोर की वृद्धि ज़्यादा होती है और मीजोस्पोर की वृद्धि कम होती है, जिसके कारण एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर के बीच में एक गैप बढ़ जाता है और ये केवल एक बिंदु पर ही एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर में से एक्सोस्पोर की ग्रोथ ज़्यादा होती है और मीजोस्पोर की ग्रोथ कम होती है, जिसके कारण एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर के बीच में एक अंतराल या गैप है वो बढ़ जाता है और एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर दोनों केवल एक बिंदु पर ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जबकि एंडोस्पोर और मीजोस्पोर एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ सबसे अंदर की तरफ एंडोस्पोर है, उसके बाहर की तरफ मीजोस्पोर है और ये है एक्सोस्पोर। एक सेकेंड रुकिए, ये सबसे अंदर की तरफ एंडोस्पोर, इस डायग्राम में बी वाला डायग्राम आपको देखना है। सबसे अंदर की तरफ एंडोस्पोर, उसके बाहर की तरफ मीजोस्पोर और सबसे बाहर की ओर ये है एक्सोस्पोर। तो देखिए मीजोस्पोर, ये अंदर की तरफ मीजोस्पोर है, मीजोस्पोर और एक्सोस्पोर के बीच में मतलब मध्य चोल और बाह्य चोल है उसके बीच में ये वाला गैप बढ़ जाता है और एंडोस्पोर और मीजोस्पोर एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। गुरु बीजाणु केंद्रक में मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे न्यूक्लियस या केंद्रक बन जाते हैं। यहाँ देखिए कई न्यूक्लियस या बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। सभी केंद्रक कोशिका द्रव्य की पतली परिधीय परत में वितरित रहते हैं। शुरुआत में क्या होता है, क्योंकि मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण जो भी केंद्रक बनते हैं वो परिधीय भाग में कोशिका द्रव्य में ही वितरित रहते हैं। धीरे धीरे बीजाणु के जीव द्रव्य में वृद्धि होने लगती है, जिससे मध्य चोल पर दबाव बढ़ने लगता है और अंत में मध्य चोल पुनः बाह्य चोल के संपर्क में आ जाता है। ये अपन देख रहे हैं स्पोर के अंदर का पार्ट। तो सबसे पहले जो केंद्रक विभाजन होते हैं, बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, वो केंद्रक कोशिका द्रव्य जो कि परिधीय भाग में तो इसमें वितरित रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि गुरु बीजाणु या मेगास्पोर के अंदर जीव द्रव्य की मात्रा साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती जाती है और बढ़ने से क्या होता है, ये जो मीजोस्पोर है उसके ऊपर दबाव पड़ने लग जाता है और मीजोस्पोर है वो बाहर की ओर वृद्धि करने लग जाता है और धीरे धीरे मीजोस्पोर एक्सोस्पोर के संपर्क में आ जाता है। जीव द्रव्य में इसी प्रकार लगातार वृद्धि होती रहती है और अंत में बीजाणु के केंद्रीय भाग में मेगास्पोर या गुरु बीजाणु के केंद्रीय भाग में जो रिक्तिका थी वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ये जो रिक्तिका है वो धीरे धीरे जैसे जैसे जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिक्तिका पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। स्त्री युग्मकोद्भिद में जीव द्रव्य की वृद्धि के साथ साथ इसके शीर्षक क्षेत्र जहाँ एक त्रिअरीय कंटक उपस्थित होता है में उपस्थित केंद्रकों के मध्य भित्ति निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ देखिए केंद्रकों के मध्य इस जगह पे ये वाला जो स्थान है, यहाँ पे केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस जगह पे केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और ये जगह वास्तव में होती है जो स्त्री युग्मकोद्भिद होता है उसके शीर्ष भाग में एक त्रिअरीय कंटक उपस्थित होता है और जहाँ ये त्रिअरीय कंटक उपस्थित होता है वहीं पे केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है। 2 से 5 स्तरीय कोशिकीय ऊतक का निर्माण होता है। एक डायाफ्राम इस कोशिकीय ऊतक को शेष बहुकेंद्रकी जीव द्रव्य से पृथक रखता है। देखिए
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे केंद्रक जीवद्रव्य में वितरित रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इनके मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और ये निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है जिस तरफ या स्त्री युग्मकोद्भिद के शीर्षस्थ भाग में जहाँ त्रिअरीय कंटक उपस्थित होता है, वहाँ कोशिका भित्तियों का निर्माण शुरू होता है। तो जैसे ये वाला जो रीजन है वो कोशिकीय रीजन है, ये वाला है केंद्रीय रीजन, ये केंद्रीय क्षेत्र है। तो कोशिकीय क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र के मध्य एक पट्टी उपस्थित होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। ये देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायाफ्राम है जो केंद्र के बहुकेंद्रीय क्षेत्र को और बहुकोशिकीय क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करता है। और इसी अवस्था में क्या होता है, जो त्रिअरीय कंटक है वहां से बीजाणु की भित्ति फट जाती है और स्त्री युग्मकोद्भिद का जो कोशिकीय ऊतक है वो अनावृत या एक्सपोज्ड हो जाता है। अंत में क्या होता है, गुरु बीजाणु में उपस्थित अन्य मुक्त केंद्रकों के मध्य भी भित्ति बन जाती है। यहाँ देखिए, पहले केवल शीर्षस्थ भाग में भित्ति बनी थी, बीच में ये डायाफ्राम उपस्थित था और यहाँ पे बहुकेंद्रिक क्षेत्र उपस्थित था जहाँ केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, त्रिअरीय कंटक वाले भाग से ये फट जाता है और फटने से ये जो कोशिकीय रीजन है, कोशिकीय क्षेत्र है ये वाला, वो एक्सपोज या मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे ये जो बहुकेंद्रिक रीजन है इसमें भी केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अंत में गुरु बीजाणु में उपस्थित अन्य केंद्रकों के मध्य भी भित्ति बन जाती है जिससे स्त्री युग्मकोद्भिद पूर्णतया कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। यहाँ देखिए, स्त्री युग्मकोद्भिद है वो पूर्णतया कोशिकीय अवस्था में आ गया। यहाँ पे केंद्रकों के मध्य पूरी तरह से कोशिका भित्ति का निर्माण हो चुका है। ये कोशिकाएं पर्याप्त बड़ी होती है तथा भोजन संग्रहित करती है। अनावृत शीर्षस्थ क्षेत्र जो एक्सपोज्ड एपिकल रीजन होता है वहां से मूलाभास या राइजोइड्स निकलते हैं। ये देखो, जो अनावृत क्षेत्र है, बाहर की ओर निकला हुआ क्षेत्र है, इसमें मूलाभास ये राइजोइड्स निकलते हैं। जो ये मूलाभास जो है वो जल अवशोषण और स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।